अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या आपको लगता है कि लाल किले से जिस स्तर की बातें की गई है और 1000 वर्षों की बातें करना, क्या भारत छोड़िए पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक सेटअप में कभी किसी ने 1000 वर्षों की बातें की होंगी कि 1000 वर्षों बाद का हिंदुस्तान, 1000 वर्षों बाद आज की नीतियों का फायदा मिलेगा? ये क्या लगता है आपको, किस प्रकार का व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है? प्रणाम अभिषेक जी, आपको भी स्वतंत्रता दिन की बधाई, सारे दर्शकों को बधाई। सवाल यह है कि स्वतंत्रता दिन का उत्सव मने कि एक नए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई छिड़े। सवाल यह है, जब प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे, ना उनमें वो मुझे आत्मविश्वास दिख रहा था, उनका भाषण में स्वयं को इतनी बार रिपीट करना, ये शायद मैंने पहली बार भाषण में सुना। कहीं ना कहीं उनमें भाषण करते समय ये अपराध बोध था, वो एक गिल्ट था कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपको जब वर्तमान में बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप हसीन सपने बेचते हैं। 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री सपने ही बेच रहे हैं। वो बोलते भी अपने भाषण में कि जनता जो सपना देखती है मैं उसको पूर्ण करता हूं, मैं जनता के लिए सपने देखता हूं। सपने देखना बुरा नहीं अभिषेक जी, सपने देखकर उसे यथार्थ पे उतारना बहुत अत्यावश्यक है जी। नहीं तो सपने देखने में कोई जीएसटी लगता नहीं, फ्री फंड का काम है वो। 1000 साल का रोड मैप आप यूं ही बना देते हो। 2047 में देश की स्थिति क्या होगी, वो सबसे विकसित होगा। 2047 में दुनिया कहां जाएगी हमें पता नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा हमें पता नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा हमें पता नहीं, क्या सारा विश्व एक देश हो जाएगा कुछ पता नहीं। हम 2047 की बात कर नहीं पाते, ये 3047 की बात करते हैं। 1000 साल बाद के सपने बेचते हैं जी। प्रधानमंत्री आज आए तो पूरे तैयारी के साथ थे कि 2024 के लिए लोगों को मत मांगे, लेकिन लाल किले के प्राचीर पर चढ़ने के बाद, ध्वजारोहण करने के बाद शायद एक बोझ सा उनके मन में आ गया। इसलिए बड़े शर्माते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और बड़े शर्माते हुए इंडिकेशन दिए कि 2024 में जब मैं इस लाल किले से भाषण दूंगा, इसका मतलब उन्होंने स्वयंभू अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया 2024 का जी। अभी चुनाव होने हैं, जनमानस क्या तय करता है ये पता नहीं, आपने आशीर्वाद मांगा, जनता ने दिया क्या ये पता नहीं। ये आशीर्वाद आपने हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक में मांगा था, नहीं दिया लोगों ने, तो आप किस बिना पे कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद देंगे ही? वो कहते हैं एक छोटी सी गलती से हम गुलाम हो गए, हजारों साल की गुलामी हमने झेली है, गुलामी के खिलाफ लड़े हैं, अब एक छोटी सी गलती है और यदि आप करोगे तो फिर गुलाम हो जाओगे। वो एक फियर्स फैक्टर लोगों को बताते हैं, यदि मोदी जी सत्ता से चले गए तो आप फिर पारतंत्र में चले जाओगे, आप गुलाम हो जाओगे। 1947 से लेकर 1947 से लेकर 2014 तक मानो नरेंद्र मोदी राजनीतिक कैनवास पे नहीं थे तो क्या देश में हम आजाद नहीं थे? क्या देश गुलामी में जी रहा था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की वो सरकार, जिस अटल जी ने इनको राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी, उनकी सरकार, जिनके सरकार के कार्यकाल में आप मुख्यमंत्री पद पे जाके बैठे, वो सरकार भी गुलामी की सरकार थी, इसके मायने यही है। आप गुलामी की सरकार की बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं आज प्रधानमंत्री के भाषण पर। 10वां साल, 10वीं बार प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया है। सिर्फ 4 प्रधानमंत्रियों को 10 या 10 से ज्यादा बार मौका मिला है
जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 15 बार, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी 10-10 बार। क्या लगता है, चूंकि ये अंतिम भाषण है मौजूदा लोकसभा का, तो क्या नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री बनने से पहले जो एक फियर फैक्टर लोगों के दिमाग में होता है कि सत्ता जाएगी, या जो सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी होगी, उसको लेकर उनके मन में एक चिंता होती है कि रिटायरमेंट के बाद टाइम कैसे कटेगा। हम छोटे शहर से आते हैं सर, मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग चाहे टीचर हो या किसी कोर्ट में जॉब करते हो, कुछ करते हो, वो इवनिंग क्लासेज में एलएलबी में एडमिशन लेते हैं बहुत सारे लोग, कि रिटायरमेंट के बाद काला कोट पहन के वकालत खाने में सुबह से शाम तक बैठ के मूंगफली फोड़ने का इंतजाम हो जाएगा। तो चला चली की बेला में, सत्ता से चला चली की बेला में, इस विदाई भाषण के तौर पर नरेंद्र मोदी को आपसे क्या उम्मीद थी और क्या वो उम्मीदें पूरी हुई है? मुझे लग रहा था कि वो जो अनफिनिश्ड टास्क है उसकी बात करेंगे, कि मेरे मन में एक ये करने का था, वो नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेकिन वो तमाम उपलब्धियां गिनाते रहे, शायद देशवासी उस पर हंस रहे होंगे कि वो उपलब्धियों के आंकड़े उन्हीं के निर्मित, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं को समर्पित होते हैं। देश के यथार्थ के धरातल पे, जमीन पे कहीं उतरते हुए दिखाई नहीं देते। गरीबी रेखा से 13 करोड़ लोग ऊपर चले गए, फिर 81 करोड़ लोग क्यों अनाज, फ्री का अनाज खा रहे हैं आज भी? क्यों किसानों को आपको इतना पैसा देना पड़ रहा है? जब आप आर्टिजन के लिए विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में 13,000 करोड़ की योजना लाना चाहते हैं, और जब आर्टिजन के साथ आप ओबीसी ये जोड़ देते हैं जी, तो फिर शायद आप ही के ट्वीट ने आपने एवरेज निकाला तो 146 रुपए पर हेड मिलेगा जी। तो ऐसे में ये तमाम योजनाएं उन्होंने गिनाई। लेकिन मैं, अभिषेक, यदि मुझे 2 मिनट दोगे आप? जी जी आप। तो मैं कुछ पॉइंटर्स इनके 2022 के भाषण के सुनाता हूं। 2022 में जो भाषण दिए थे, नारी शक्ति पर गर्व किया था, 5 संकल्प लिए थे, विकसित भारत का संकल्प जो 2047 बता रहे हैं, गुलामी की पूर्ण तरह से मुक्ति, कौन से गुलामी से मुक्ति पता नहीं, विरासत पर गर्व, 1000 साल की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो आज फिर बोले हैं, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य। फिर उस भाषण में 2.5 करोड़ लोगों को बिजली दी, खुले शौच से मुक्ति दी, बोलचाल की भाषा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में लेना शुरू कर दी, नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनाने वाले है, ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। आज फिर वही बोले, फिर बोले कि 5 साल का बच्चा भी विदेशी खिलौने से मना करता है, देसी खेल मांगता है। 2022 में भी झूठ बोले थे। अपने देश में कितना स्पोर्ट इंपोर्ट होता है, टॉयज, आपको आइडिया डालेंगे तो आपको आंकड़ा पता पड़ जाएगा। चाइना से वन साइडेड झुका हुआ है। हाँ, फिर मेट्रो, वंदे भारत के निर्माण विश्व का आकर्षण है, ये 2022 में बोले हैं। 0 डिफेक्ट 0 इफेक्ट 2014 में बोले थे, 2022 में बोले। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के लिए डिजिटल क्रांति करेंगे, ये अब इस बार ड्रोन लेके आ गए। छोटे किसान, रेहड़ी पटरी, छोटे उद्यमी, घर में काम करने वाले लोग भी इस देश में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आज भी बोले। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये राजनीति को नष्ट करेगा, तब भी बोले थे, आज भी बोले। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब निर्णायक कालखंड में कदम रख दिया है हमने। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उदारता बिल्कुल नहीं, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं जी। परिवारवाद राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्र में भी पैर फैल चुका है, हर संस्था को घेर चुका है, और एंड में खेल के मैदान में हमने पारदर्शिता लाई, परिवारवाद हटाया खेल के मैदान में भी। अब मुझे बताइए, ये सारे पॉइंटर और आज के भाषण में कोई अलग चीज थी? ये भ्रष्टाचार पे जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश की जनता को
या तो उनको लगता है कि जनता भंग खा के इनकी बात सुन रही है, या जनता बहुत ही बड़ी मामूर्ख है। सर भांग खाने वाले भी सुबह सुबह नहीं खाते हैं, वो भी दिन में खाते हैं, भाषण सुबह में हो रहा था। इनको तो लगता है कि ये सुबह वाले भंगड़ी है, शिव जी का प्रसाद सुबह सुबह ग्रहण करके निकल लिए जी। तो इन भंगड़ियों के सामने कुछ भी बोल दो, तालियां बजाएंगे, थाली बजाएंगे, हंसेंगे, मोदी मोदी का नारा लगाएंगे। अरे भ्रष्टाचार की कहां बोलते हो महामहिम। अजित पवार, हेमंता जैसे लोगों को आपने मंत्री और चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना के रखा है। कहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे? भ्रष्टों को गले लगाओगे, भ्रष्टाचार की लड़ाई बोलोगे। ये कहां का भ्रष्टाचार की लड़ाई होगी? ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, मंत्रालय नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है केंद्र में। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे मदद चाहिए। लोग हंसते हैं। बीजेपी के सांसदों को अपने क्षेत्र में महाराष्ट्र में परेशानी हुई बताने में। कार्यकर्ता पूछता है, कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये अजित पवार का क्या लेना देना हिंदुत्व से जी। ये तो भ्रष्टाचार के लिए हमने कितनी बार बोला, ये कैसे आ गया अपने पास? वो बोल रहे थे सांसद महोदय, हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मतलब भ्रष्टाचारी अजित पवार को साथ में रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाना है। देखिए न्यू देखिए प्रधानमंत्री बनने की। भ्रष्टाचार छोड़िए, परिवारवाद। जी। एनडीए के बीजेपी के ओरिजिनल पार्टनर शिवसेना और अकाली दल परिवारवाद के जनक थे। एनडीए के कुनबे में कितने लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद से ही शुरू होता है? सर मैं गिना देता हूं नाम एक एक करके। विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे, उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठाकुर प्रसाद पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार के बेटे रविशंकर प्रसाद, प्रेम कुमार धूमल के बेटे ये अनुराग ठाकुर। ठीक इसी तरह से आप जाए तो देवेंद्र फडणवीस के पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव थे। वेद प्रकाश गोयल भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता के बेटे पीयूष गोयल, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री। कहां जाएंगे भ्रष्टाचार से? येदियुरप्पा अपने बेटे को टिकट दिलवाते हैं, कल्याण सिंह के बेटे उत्तर प्रदेश में है मंत्री, पोते उनके बेटे सांसद है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं। ये तो इनके पार्टी का हो गया जी। लेकिन ये कहते कि राजनीतिक दल जो परिवारवाद जो परिवार चलाते हैं, तो भैया पासवान का कुनबा क्या है? पीडीपी के साथ आप थे क्या है? ये अनुप्रिया पटेल और ये क्या है? ये क्या परिवारवाद के जनक नहीं है? अजित पवार क्या है? चौटाला क्या है जो आपके साथ है? क्या ये परिवारवादी पार्टी नहीं है? जब भी राज्यसभा में आप अटकते हैं, जाके चरणों में लेट जाते हैं बीजेडी के, और उनके समर्थन से आप सरकार का बिल पास करवा लेते हैं। वो बीजेडी क्या परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है? जब चाहे तब आपको कभी टीडीपी तो कभी वाईएसआर कांग्रेस मदद करती है। क्या ये परिवारवाद के जनक नहीं है? तो परिवारवाद तो आपके यहां भी कूट कूट के भरा है। तो किस परिवारवाद से लड़ने की बात मोदी जी करते हैं, ये समझ के परे है। फिर उसके बाद आता है तुष्टीकरण। जी। अभी तक कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस पे आरोप था ये अल्पसंख्यकों का फेवर करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति। तो आप भी 80% को फेवर करते हैं। बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाने की बात करते हैं। तो जब आप 80% के फेवर करते हो तो आप तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे हैं। मैं एक आंकड़ा आपके सामने दे देता हूं सर, हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, AR अंतुले साहब मंत्री थे। उसकी तुलना में 25 गुने से ज्यादा बड़ा एनुअल बजट अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। फिर कैसे माना जाए कि तुष्टीकरण विपक्ष करता था? अल्पसंख्यक कल्याण कितना हो रहा है और आम भरोसे है, लेकिन मंत्रालय का बजट जरूर बढ़ गया है। वही तो मैंने कहा आपको, हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। कुल मिलाकर ये आज का भाषण ये बेहतरीन नमूना था। यदि कोई राजनीति के विद्यार्थी जीवन में इस पर रिसर्च करना चाहे कि लाल किले से ताकत से झूठ कैसा बोला जा सकता है, तो आज का भाषण बेहतरीन नमूना था, उदाहरण है उसके लिए।
इट इज अ रोल भाषण, रोल मॉडल है भाषण का। ये ताकत से आप झूठ बोलते हो जी। आपने कह दिया फूड प्रोसेसिंग मतलब मंत्रालय, स्किल मंत्रालय हमने चालू कर दिया, वो तो पहले से ही था, स्किल मंत्रालय का कंसेप्ट तो पहले से ही हो गया था। कई चीजें उन्होंने कहा कि मैंने लोगों के सपने का एक नई सांसद हमने बनाई। लोगों के सपने में कब नई सांसद आ गई, किसकी डिमांड थी नई सांसद की? आपको नए सांसद बनाने की इतनी जल्दी क्यों थी? रुक जाते, जनगणना होने देते, उसके बाद परिसीमन होता, तब तक बना देते नई पार्लियामेंट, टाइम था आपके पास। आज नई पार्लियामेंट बना के बंद पड़ी हुई है, लेकिन जल्दी बहुत ही उद्घाटन थी। एक चीज बताइए पे जब ये बोलते हैं जी तो वाकई क्रोध आता है मुझे तो। नहीं, आप क्रोध आता है, हमारी बहु बेटियां, हमारी बेटियां, ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां मेडल लेके आती है, अरे लेकिन उसका शारीरिक शोषण होता है, आपके सांसद करते हैं। आपके पर मैं आ रहा हूं, अभी सिलसिलेवार तरीके से आ रहा हूं। एक चीज आप बताइए, दो चीजों का प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया, मैं पूरे भाषण में इंतजार कर रहा था कि शायद वो जिक्र करेंगे। एक, हर साल आप देखिए प्रधानमंत्री जहां कहीं भी बोलते हो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इंडिया नाम से स्कीम लॉन्च करते थे। आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर लाल किले की प्राचीर से इंडिपेंडेंस डे के, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बार भी इंडिया शब्द नहीं बोला। ये रहा मेरा पहला सवाल। और लगे हाथ दूसरा सवाल ये है कि जो उपलब्धि वो एम्स को गिना रहे थे, आज दरभंगा एम्स का नाम और मदुरई एम्स का नाम उन्होंने नहीं लिया है। एम्स वर्ड ही भूल गए, एम्स और इंडिया दोनों आज भूल गए। ऐसा क्यों? क्या है, एक तो इंडिया, ये जो विरोधियों ने गठबंधन बना के उसका जो एब्रिविएशन फॉर्म इंडिया है, उससे इनको बहुत तकलीफ करवा दी मामले में, और वो इतनी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई कि इंडियन पिनल कोड का नाम बदलने के लिए बिल लाना पड़ा इनको कि अब इंडियन पिनल कोड को इंडियन पिनल कोड आईपीसी नहीं बोला जाएगा। एक अलग, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा सर, 420 हम लोग किसी को कह देते हैं फ्रॉड आदमी को, अब तो 316 बोलने में उसको भी थोड़ा गर्व महसूस होगा कि 316 कहा जा रहा है, 420 को भी। ऐसा ही होगा, मोदी जी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हो जी। इंडिया नाम से इतना फोबिया खा गए कि आज कोई स्टार्टअप इंडिया, गेटअप इंडिया, सिट डाउन इंडिया कुछ नहीं बोले। आज जो बोले, देखिए क्या होता है, आप फोकस चेंज करते हैं। आपने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस, नया कंसेप्ट लेके आए, बॉर्डर पे जो विलेजेस है उनको वाइब्रेंट बनाया जाएगा जी। फिर उन्होंने कहा कि वो अंतिम गांव नहीं होते, वो पहले गांव होते। तो यदि वो पहले गांव होते तो सुविधाएं उनके पास पहली पहुंचनी चाहिए। 2014 से लेके 2023 9 साल लगे आपको ये समझने में कि उनको अंतिम गांव नहीं पहला गांव बोल देना चाहिए। और इसके पहले जो सांसदों ने गोद लिए हुए गांव थे, उनकी स्थिति क्या है?